नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। कर्नाटक के एक बीजेपी सांसद ने एक बात कही है। उनका कहना है कि मैं 7 बार से सांसद बन रहा हूं और दक्षिण भारत का इकलौता दलित सांसद हूं, फिर भी मुझे कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतक मुझसे सवाल करते हैं, मुझे ताना मारते हैं कि जब मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, आप वहाँ मत जाइए। फिर भी मैं गया। यह बात याद दिलाकर लोग मुझे ताना मार रहे हैं। ये सांसद हैं रमेश जिगजिगानी। ये करीब 2004 से ही भाजपा से चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं। मोदी सरकार में 2016 से 2019 के बीच राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनकी बातों का महत्व कुछ अलग तरीके से है। मंत्री पद मिलना ना मिलना या इनका संतोष वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इनके बयानों का मतलब कुछ और निकलता है। कई सवाल खड़े होते हैं और उनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार जब भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भाजपा नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान हो गया है। कई सारे नेताओं ने इस बार खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बातें की हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल उठते हैं। एक सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। विपक्ष तो यह आरोप लगाता ही रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया और यह नैरेटिव भी बनाया कि अगर एनडीए 400 सीटों के साथ लौटा और बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो दलितों को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में अब ये चुनौती बीजेपी को अंदर से मिल रही है कि इस नैरेटिव का वह मुकाबला करे। और यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी ने अपने स्तर पर अभियान शुरू भी किया है कि दलितों तक संपर्क बढ़ाया जाए। राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस लिहाज से यूपी में कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि दलितों से संपर्क और उनका वोट ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में मिले, इसकी कोशिश की जाए। लेकिन पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठने के बाद पार्टी के लिए एक और इस मोर्चे पर चुनौती बढ़ने वाली है। दूसरा सवाल है कि क्या मंत्री बनने की योग्यता जाति और समुदाय होनी चाहिए। हालांकि व्यावहारिक रूप से ऐसा ही होता रहा है। जो पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे राज्यों में या केंद्र में, तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या पार्टी इस बात का जातिगत समीकरणों का ध्यान रखती है। और जाति जो है यहाँ की राजनीति का एक सच है। इसलिए मंत्रिमंडल निर्माण में जाति फैक्टर की अनदेखी करना व्यावहारिक रूप से पार्टियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन रमेश जैसे सांसदों के बयान से इस बात को एक प्रामाणिकता मिल जाती है कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का आधार जाति ही हो, कोई योग्यता या कुछ और नहीं। एक और सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को जगह देने के चलते अपने पुराने नेताओं के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है और यह असंतोष क्या लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यह मुद्दा उठाया है। आरएसएस के रतन शारदा ने जो ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा उसमें भी यह बात उन्होंने कही कि ज़मीन पर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि जो पैराशूट लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टी से चुनाव के ऐन पहले आते हैं, उनको ज़मीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इस बात को लेकर आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में अगर उठने लगेगी तो पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी होगी और जिससे निपटना पार्टी के लिए ज़रूरी होगा। एक और जो बड़ा सवाल जिसका जिक्र शुरुआत में ही किया गया कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी भाजपा को बहुमत नहीं दिला पाए और भाजपा बिना बहुमत वाली बैसाखियों के सहारे सरकार में है,
तो इस वजह से क्या जो पार्टी में असंतोष है वह मुखर हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में काफ़ी नेताओं के बयान सुने जिन्होंने खुलेआम नेतृत्व और स्थानीय नेताओं को, पार्टी को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। कई जगह यह बात भी आई कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देकर और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को महत्व दिया। तो इससे ये एक संकेत जाता है कि क्या बहुमत की सरकार नहीं बनवा पाना नरेंद्र मोदी की शक्ति को कम करता है पार्टी के भीतर। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। एक और जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कहते सुना गया मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान मोदी सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उसी तरह से जो नगीना में जो बीजेपी के उम्मीदवार हारे और अभी जो यूपी में बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी, हालांकि उन्होंने मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। कुछ एनडीए के नेता यह भी कहते सुने जाते हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उसका हम काम नहीं करेंगे। यानी गिव एंड टेक की राजनीति का जो बीजेपी के नेता एक तरह से पैरोकारी कर रहे हैं वोट लेने के मामले में, अब क्या वही दांव पार्टी के भीतर उनके नेता चल रहे हैं पद के लिए, और क्या यह एक पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है। कर्नाटक से मोदी कैबिनेट में जो मंत्री बने उनमें प्रहलाद जोशी ब्राह्मण हैं बीजेपी के, वी सोमन्ना भी बीजेपी के हैं, लिंगायत हैं, शोभा करंदला भी हैं, वो वोक्का लिंगायत हैं, और एचडी कुमार स्वामी जो जनता दल सेक्युलर से हैं वो वोक्का लिंगायत हैं। कोई दलित मंत्री कर्नाटक से नहीं बना है। अगर हम मोदी कैबिनेट का विश्लेषण करें तो 10 दलित मंत्री हैं, 27 ओबीसी हैं, ऊंची जातियों के 21 और आदिवासी समुदाय के 5 मंत्री बनाए गए हैं, और 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों के भी हैं, हालांकि इनमें मुस्लिम कोई मंत्री नहीं है। चुनाव में अगर हम बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन को दलितों का ज़्यादा सपोर्ट मिला है। 2019 में भाजपा को मिला था, 2024 में इंडिया गठबंधन को बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और माना जा रहा है कि दलित सीटों पर बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसका कारण ये रहा कि पार्टी दलितों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सकी। पार्टी ने इसकी समीक्षा भी की है और यह योजना बनाई है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पार्टी को पता चला है कि दलित समुदाय के साथ जनसंपर्क में कमी रही और पार्टी का संदेश जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इस कमी को दूर करने के लिए कोशिश शुरू की है पार्टी ने, ताकि विधानसभा चुनाव में यह नुकसान नहीं उठाना पड़े। बहरहाल सांसद रमेश की जो बात है वह अपने आप में बीजेपी के लिए एक अंदरूनी चुनौती खड़ी करता है और आने वाले समय में यह चुनौती गंभीर रूप ना ले इसके लिए पार्टी को अभी से सोचना होगा।